तो आज हम लोग बीटा एज अ कंसेप्ट देखने वाले, बहुत इन डेप्थ रहेगा एंड ये MBA एंड CFA दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सबसे फर्स्ट रूल क्या होता है फाइनेंस का? रिस्क ज़्यादा तो हमको रिटर्न ज़्यादा चाहिए, वो मिलेगा नहीं मिलेगा दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट अगर आप ज़्यादा रिस्क ले रहे हो तो आपको रिटर्न्स भी ज़्यादा लगेगा, राइट? तो बीटा एज अ कंसेप्ट बहुत सिंपल है, ठीक है, बट उसका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। तो बीटा अगर सपोज मैं बोलूँ एक स्टॉक का 1.4 है, ठीक है, कोई भी स्टॉक ले लो, ग्रासिम ले लो, सपोज 1.4 उसका बीटा है, यानी कि स्टॉक मार्केट, अगर मैं बोलता हूँ स्टॉक मार्केट 10% से ऊपर जाएगा तो मेरा स्टॉक 10 इंटू 1.4 14% से ऊपर जाएगा, तो ये तो अच्छी बात है। बट ये उल्टा भी हो सकता है कि भाई स्टॉक मार्केट अगर 10% से नीचे गिरता है तो मेरा स्टॉक 10 इंटू 1.4 14% से नीचे गिरेगा। दैट मीन्स रिस्क ज्यादा है कंपेयर टू ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट, जो हमारे इसमें मैंने एग्जांपल लिया निफ्टी 50 को हम लोग स्टॉक मार्केट करके बोलते हैं। समझ में आया? अभी यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट रूल क्या था कि रिस्क ज्यादा ले रहा हूं तो रिटर्न ज्यादा मैं एक्सपेक्ट करूंगा, बट हर एक रिस्क के लिए आपको रिटर्न्स नहीं मिलेगा, समझा? सिर्फ और सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क, जिसको हम लोग बीटा बोलते हैं, अगर वो ज्यादा है तो ही आप रिटर्न ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो, अनसिस्टमैटिक रिस्क के लिए नहीं कर सकते हो। तो अभी पहले हम लोग इसका और इसका मीनिंग समझते हैं अच्छे से। सिस्टमैटिक रिस्क जो होता है, बीटा होता है, तो ये ना हमेशा इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क होता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे बोलूँ कि पेंट इंडस्ट्री है एंड एक IT सर्विस इंडस्ट्री है, ठीक है। अभी इन्फ्लेशन ऑब्वियसली सबके लिए रिस्क होता है, राइट? बट ये IT सर्विस सेक्टर नॉर्मली किसको कैटर करता है? आउटसाइड इंडिया। अगर TCS जैसा ले हम लोग तो US क्लाइंट्स उसके हैं, तो इंडिया का इन्फ्लेशन उनको इतना इफेक्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। तो इन्फ्लेशन दोनों को इफेक्ट करेगा, बट पेंट सेक्टर को ज्यादा करेगा कंपेयर टू IT सर्विस, क्योंकि पेंट के लिए क्रूड रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल का भाव ऊपर चला जाएगा इन्फ्लेशन के साथ, तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट कम पूरा। लेकिन इंडस्ट्री का प्रॉब्लम है, सिर्फ एशियन पेंट्स या बर्जर पेंट्स का प्रॉब्लम रहेगा क्या? नहीं, इंडिगो सबका रहेगा, एक्सो नोबेल सबको प्रॉब्लम रहेगा। तो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन एक ऐसा चीज है जिसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। इन्फ्लेशन का क्या कर सकते हैं? वो मैक्रो लेवल प्रॉब्लम है जो सबको इफेक्ट करेगा, बट सबको अलग तरीके से इफेक्ट करेगा। तो अगर पेंट इंडस्ट्री को ये वाला रिस्क ज्यादा इफेक्ट करेगा, इसका हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं। तो आप है ना रिटर्न्स भी ज्यादा एक्सपेक्ट करते हो, उसको मैं क्वांटिफाई करके बता दूंगा, बट ये आपको समझा। लेकिन IT सर्विस में एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन अगर ज्यादा भी रहेगा तभी भी IT सर्विस को इतना ज्यादा वो इफेक्ट नहीं करेगा एज अ सेक्टर, तो हम रिटर्न्स भी कम एक्सपेक्ट करेंगे। एंड हम लोग ये एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन हिस्टोरिकली देखेंगे ना, हम लोग को पता रहेगा लास्ट 20 ईयर्स में ये सेक्टर को कैसे इफेक्ट किया है, यानी कि सॉर्ट ऑफ हम लोग ये प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि बॉस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इतना होगा, उस हिसाब से ये सेक्टर में क्या इफेक्ट आएगा, और उस हिसाब से हम लोग बोलेंगे इतना रिटर्न्स तो हमको चाहिए। यानी कि सबसे पहले तो ये इंडस्ट्री लेवल प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि एक कंपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, पूरा इंडस्ट्री को इफेक्ट करेगा, अलग अलग इंडस्ट्री को अलग अलग तरीके से करेगा, बराबर है? एंड उसको हम रीजनेबली प्रेडिक्ट कर सकते, एग्जैक्ट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसके लिए नाम है प्रेडिक्शन। हम ये नहीं बोलते ना एक्चुअली इतना होगा, बट हम लोग इसको रीजनेबली प्रेडिक्ट कर सकते। एंड ये ऐसा रिस्क है जिसको हम लोग डायरेक्टली पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं कर सकते। समझ में आया? इन्फ्लेशन हो गया, इंटरेस्ट रेट्स हो गया, ये सारी चीजें आ जाएगा इसमें। अनसिस्टमैटिक रिस्क है, अनसिस्टमैटिक है ना कंपनी स्पेसिफिक रिस्क है, जो है ना हम प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते। तो फॉर एग्जाम्पल ऑटो इंडस्ट्री है, ऑटो इंडस्ट्री में कौन सा आ गया? मारुति आ गया, ह्युंडई आ गया, टाटा आ गया, बहुत सारा है। अभी अगर सिर्फ मारुति के एम्प्लॉय स्ट्राइक पे चले गए तो वो पूरा इंडस्ट्री को प्रॉब्लम होगा कि सिर्फ मारुति को होएगा? सिर्फ मारुति का प्रॉब्लम है ना, वो इंडस्ट्री में ऐसा है क्या कि लेबर स्ट्राइक पे जाते रहते 6 महीने में? नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ मारुति का प्रॉब्लम है। एंड वो प्रेडिक्ट कर सकते थे आप, जब आप स्टॉक खरीद रहे थे तभी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं, वो अचानक हो जाता है कि नहीं? जब तक आप वो कंपनी में काम नहीं करते आपको नहीं पता कि प्रॉब्लम रहेगा कि नहीं। तो कंपनी स्पेसिफिक रिस्क वो होता है जो हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। ये समझ में आया आपको अच्छे से? एंड इसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। तो कैसे एलिमिनेट करेंगे कंपनी स्पेसिफिक रिस्क? ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको एक्चुअली एलिमिनेट कर रहे, तो ये इसका मतलब क्या है? एलिमिनेटेड का मतलब ये है कि कभी भी एक स्टॉक पे इन्वेस्ट नहीं करने का। ये हम लोग स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव से सोचो कि अगर आपको पता है कि एक स्टॉक है जो सुपर स्टॉक है
बट ऐसा हो सकता है ना कि फैक्ट्री में आग लग गया, सीईओ स्टेप डाउन कर दिया, कोई तो इंटरनली किसी ने तो गड़बड़ कर दिया, हो सकता है कि नहीं? वो हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं। समझ में आया? तो वो लोग क्या बोलते हैं कि एक स्टॉक पे इन्वेस्ट मत करो, समझा? तो सीएफए जो है एंड फाइनेंस में वो लोग बोलते हैं 30 स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये कंपनी स्पेसिफिक रिस्क है ना, हट जाएगा। इसका मतलब क्या? हट जाएगा मतलब एक्चुअली पूरी तरह नहीं हटता है, बट वो लोग बोलते हैं कि हम लोग बहुत कम कर सकते हैं, क्योंकि 30 स्टॉक्स में अज्यूम करो सब में 3% आप डाल रहे हो, तो 30 × 3 कितना हो जाता है? 90, या 33.33 पकड़ो तो 99, 100% हो जाता है, बराबर। अगर सब में हम लोग 3.33% कुछ डाल भी दिए तो क्या हो जाएगा? गलती से अगर एक स्टॉक का कुछ प्रॉब्लम भी होता है, देयर आर 29 मोर स्टॉक्स, बराबर। 29 स्टॉक्स है जो हम लोग को प्रोटेक्ट करता है वो डाउन साइड से। लेकिन अगर आपने सिर्फ एक स्टॉक में डाला, वो अच्छा स्टॉक है फंडामेंटली, बट उसमें कुछ फ्रॉड निकल गया, तो क्या हो जाएगा? वो सीधा टैंक हो जाएगा। उसको हम बोलते हैं अनसिस्टमैटिक रिस्क। एंड क्योंकि फाइनेंस ने ये प्रूव किया है मैथमेटिकली कि 30 स्टॉक्स लगता है, इसके लिए आप देखोगे इंडेक्स में भी 30 स्टॉक्स से स्टार्ट होता है, सेंसेक्स 30 से स्टार्ट होता है, क्योंकि वो बोलते हैं कि 30 स्टॉक्स रहेगा तो अनसिस्टमैटिक रिस्क नहीं रहता है। बट आप देखोगे सब बड़े इन्वेस्टर्स एंड पीएमएस भी अगर आप देखोगे तो 16-18 स्टॉक्स ही रहता है उनके इसमें पोर्टफोलियो में, एंड बड़े इन्वेस्टर्स तो 6-8 स्टॉक्स भी रखते हैं। समझ में आया? तो उसके बाद ना एक पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला? सिस्टमैटिक रिस्क क्या है? विच कैन बी रीजनेबली प्रेडिक्टेड, देयरफॉर द रिस्क इज प्राइस्ड इन। अभी ये ना मैं क्वांटिफाई करके आपको बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। जब कोई बोलता है ना इसका रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न ज़्यादा मिलना चाहिए, इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पे मैंने 2 इंडस्ट्री लिया है, एक फुटवेयर इंडस्ट्री है और एक आईटी सर्विस इंडस्ट्री है। एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, अभी इन्फ्लेशन ऑब्वियसली फुटवेयर को ज़्यादा इफेक्ट करेगा कंपेयर टू आईटी सर्विस, क्योंकि फुटवेयर में भी क्रूड आता है, डेरिवेटिव रहता है उसका कंपोनेंट, बराबर है। तो इनको अगर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन का रिस्क ज़्यादा है तो इधर क्या होएगा? रिस्क ज़्यादा, एंड यहाँ पे रिटर्न्स का एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा। तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल लिया है, फुटवेयर इंडस्ट्री में एक कंपनी है रिलैक्सो, एंड आईटी सर्विस में मैंने एग्जाम्पल लिया है टीसीएस का, समझा? अभी ऐसे अज्यूम करो कि ये कंपनी है ना, दोनों कंपनी सिर्फ 1 साल चलने वाला है। इन रियलिटी ऐसा नहीं होता है, ये गोइंग कंसर्न होता है, बट यहाँ पे सिर्फ अजम्पशन है कि ये 1 साल के बाद दोनों कंपनी सेम अमाउंट देने वाला है आपको। जो हमारे केस में मैंने 100 रुपीज़ लिया है आपको एग्जाम्पल में समझने के लिए। ये दोनों कंपनी है, रिलैक्सो है और टीसीएस है, दोनों 100 रुपीज़ देने वाला है 1 साल के बाद। तो आज के तारीख में उसका टाइम वैल्यू ऑफ मनी करेंगे, आज के तारीख में थोड़ा कम हो जाएगा ना उसका वैल्यू। अगर 100 रुपीज़ 1 साल के बाद है, उसको आज के आज चाहिए हमको, तो थोड़ा कम वैल्यू हो जाएगा। अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन का रिस्क अगर ज़्यादा है तो रिलैक्सो फुटवेयर में क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे मेरे को रिटर्न ज़्यादा चाहिए रहेगा। तो क्योंकि मेरे को यहाँ पे रिटर्न ज़्यादा चाहिए, मेरे आज के तारीख में सपोज इसको 88 पे प्राइस कर दूंगा। अब ये कैसे प्राइसिंग होता है दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट समझाऊंगा यहाँ पे कि 100 रुपया 1 साल के बाद मिलने वाला है, तो आज के तारीख में 88 रुपीज़ देके मैं ये स्टॉक खरीद सकता हूँ, सॉर्ट ऑफ ऐसे समझो, समझा? लेकिन अगर आईटी सर्विस इंडस्ट्री है, वो भी मेरे को 1 साल के बाद कितना देने वाला है? 100 ही देने वाला है, बट एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन उनको इतना इफेक्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। तो यहाँ पे ना ये स्टॉक में भी 92 रुपीज़ पे ट्रेड करेगा। तो सोच के देखो, यहाँ पे 88 रुपीज़ में आपने खरीदा, 1 साल के बाद 100 मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको रिटर्न्स कितना है? एब्सोल्यूट अमाउंट में 12 रुपया, यहाँ पे कितना मिल रहा है आपको? सिर्फ 8 मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिस्क कम है तो रिटर्न्स आपको कम होगा। ऐसे सोच के देखो, यहाँ पे एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रिस्क ज्यादा है, तो ये एक्चुअली 1 साल के बाद 100 ही मिलेगा मुझे, इसका सर्टेनिटी थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन अगर बहुत ज्यादा हो गया, फुटवेयर का भाव बढ़ जाएगा, फुटवेयर का भाव बढ़ गया तो कॉस्टिंग बढ़ गया, कॉस्टिंग बढ़ गया तो प्रॉफिट कम। अभी आप बोलोगे अरे नहीं मैं सेलिंग प्राइस भी बढ़ा दूंगा, लेकिन बेसिक इकोनॉमिक्स क्या है, तुम सेलिंग प्राइस बढ़ा दोगे तो आपको जो क्वांटिटी डिमांडेड होगा वो गिरेगा, बराबर है। तो ये 100 रुपए का सर्टेनिटी है ना, थोड़ा कम है कंपेयर टू टीसीएस। लेकिन अगर एक्चुअली इस कंपनी ने 100 रुपया दे दिया रिलैक्सो में, तो आप यहाँ पे ज्यादा कमाओगे। तो हमेशा रिस्क अगर ज्यादा है तो आप कमा लोगे ज्यादा, अगर कंपनी जो बोल रहा है वैसे हुआ तो हमेशा वैसा रहता है। समझ में आया? इसी को हम लोग बोलते हैं बीटा। तो रिस्क ज्यादा तो रिटर्न ज्यादा। वो जो रिस्क ज्यादा होता है वो हमेशा सिस्टमैटिक रिस्क है। अनसिस्टमैटिक रिस्क के लिए आपको कभी भी रिटर्न्स नहीं मिलेगा, मतलब वो कभी हम प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते ना, तो प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते तो प्राइस्ड इन रहेगा ही नहीं वो भाव। अज्यूम करो मारुति सुजुकी, मारुति है, ठीक है, उसमें कंपनी स्पेसिफिक रिस्क क्या होता है,
तो ऑब्वियसली मारुति को भी इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट सब कुछ एक तरीके से इफेक्ट करेगा, तो मे बी वो 87 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अचानक 2 महीने के बाद एम्प्लॉय स्ट्राइक पे चले गए, क्या हो जाएगा, भाव सीधा गिर जाएगा, स्ट्रेट नीचे आ जाता है ना, टैंक हो जाता है ना। क्यों होता है, क्योंकि वो कभी प्राइस्ड इन था ही नहीं। समझ में आया क्या। बट कभी कभी ऐसा सिचुएशंस भी होता है, मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, तो कभी भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ इन्फ्लेशन है ना 5% रहेगा, बट अचानक कोई प्रॉब्लम की वजह से एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन 5 के जगह 7% हो गया या 6.5% हो गया, तो जो मैं एक्सपेक्ट किया उससे ज्यादा हो गया, उसको हम लोग फाइनेंस में क्या बोलते हैं, सरप्राइजेस। समझ में आ। अगर ऐसा हुआ कि एक्सपेक्टेशन से ज्यादा इन्फ्लेशन आ गया तो ये गिर सकता है और ज्यादा, बट नहीं तो वो प्राइस्ड इन रहता है। समझ में आया।